हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड है। देखिए, जो कैपिलरी ट्यूब, इस टॉपिक में हम राइज और फॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी कैपिलरी ट्यूब को जब आप लिक्विड के अंदर डालते हो, डिप करते हो, मतलब लिक्विड के अंदर डालते हो, तो लिक्विड जो है ऊपर की तरफ राइज भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये लिक्विड का लेवल ये था, ये अपने लिक्विड के लेवल से ऊपर की तरफ राइज कर गया है, ठीक है। लेकिन वो फॉल भी कर सकता है। देखो, जैसे इस वाले केस में देखिए, ये लिक्विड का लेवल ये है, लेकिन वो अपने लेवल से नीचे फॉल कर रहा है। यहाँ नीचे है मतलब, ठीक है, अपने लेवल में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो इसे फॉल बोला जाता है। यहाँ पे ये अपने लेवल से भी ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ पे ये अपने लेवल से भी नीचे है, तो इसे फॉल होना बोलेंगे और इसे राइज होना बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये कितना राइज करेगा अपने लेवल, ये उसका लेवल है, ये वाला उसका लेवल है, अपने लेवल से कितना ऊपर राइज कर जाएगा, उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, H इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आर क्या है आपका? ये स्मॉल आर है, ये आपका कैपिलरी ट्यूब, इसे कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है अभी बताता हूं। इसे कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। तो जो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है उसे स्मॉल आर बोलते हैं। ये थीटा क्या है आपका? एंगल ऑफ कांटेक्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, ये चाहे आपका लिक्विड राइज कर रहा है, चाहे लिक्विड फॉल कर रहा है, यहां नीचे फॉल कर गया, ठीक है। चाहे फॉल कर रहा है, मतलब ये लेवल से इतना नीचे है, इसे फॉल होना बोलेंगे। दोनों के लिए ही फॉर्मूला एक ही होता है। बस जहां पे राइज कर रहा होगा वहां पे एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जहां पे फॉल कर रहा होगा वहां पे एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसे नॉलेज में रखिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहां पे लिक्विड जब राइज कर रहा था तो यहां पे ये आपको सरफेस दिख रहा होगा, इसे मिनिस्कस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मिनिस्कस। ये देखो आपको यहां पे, ये भी एक मिनिस्कस है, ये लिक्विड मिनिस्कस है। लेकिन ये वाला जो लिक्विड मिनिस्कस है, ये वाला लिक्विड मिनिस्कस का जो ऊपर का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। लेकिन ये वाला जो लिक्विड मिनिस्कस है, इसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो कॉनकेव है, ठीक है। तो एक कॉनकेव, ऊपर वाला सरफेस कॉनकेव है, नीचे वाला जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। उसी तरीके से यहाँ पे सरफेस देखिए, ये ऊपर वाला सरफेस कॉन्वेक्स है, नीचे वाला कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स तो पहचानना आता ही होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिक्विड राइज कर रहा है, लिक्विड क्यों राइज कर रहा है यही हमें समझना है। इस एच के लिए हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि लिक्विड राइज क्यों कर रहा है। देखो, सबसे पहले लिक्विड राइज क्यों कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल तो इस कैपिलरी ट्यूब का ही है। ये कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला ट्यूब होता है, इसका रेडियस बहुत कम होता है, बहुत ही पतला ये ट्यूब होता है। सबसे पहले कैपिलरी के बारे में बता देता हूं। द वर्ड कैपिलरी मीन्स हेयर इन लैटिन। हेयर, हेयर मतलब हमारे सर के जो बाल होते हैं, हेयर की हम बात कर रहे हैं। इफ द ट्यूब वर हेयर थिन द राइज वुड बी वेरी लार्ज। वो ये कह रहा है कि जो ट्यूब है, अगर वो ट्यूब बाल जितना पतला होता है ना, उतना पतला अगर ट्यूब हो जाए तो जो लिक्विड जो राइज करेगा वो बहुत ज्यादा राइज करेगा। द राइज वुड बी वेरी लार्ज लिखा है ना। तो सारा खेल यहां पे ये ट्यूब का, ट्यूब क्या है, जितना पतला होगा उतना ज्यादा लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। यहां पे आर क्या है, ये ट्यूब का रेडियस है, इसीलिए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रेडियस जितना कम होगा, लिक्विड उतना ज्यादा क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। इसे जितना घटाओगे ये उतना बढ़ेगा, इसे जितना घटाओगे उतना बढ़ेगा, इसे जितना बढ़ाओगे ये उतना घटने लग जाएगा, ठीक है। ये है। अब देखो, यहां पे हमें ये जो लिक्विड राइज कर रहा है, एच हाइट राइज कर रहा है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपका ये है। चलिए इसे समझते हैं कि लिक्विड राइज क्यों कर रहा है। तो इसे समझने के लिए देखो मैंने क्या किया। देखो, सबसे पहले लेवल तो ये था, वाटर का लेवल ये था, लेकिन ये अपने लेवल से ऊपर राइज कर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर राइज कर जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा मान लीजिए कि लिक्विड अभी राइज नहीं किया है, यहां पे है लिक्विड, ठीक है, इसी सरफेस पे है। देखो, अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर बड़ा सा ट्यूब डाल दोगे जिसका रेडियस ज्यादा है, तो वहां लिक्विड तो राइज नहीं करने वाला ना। ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस बहुत पतला है, इसलिए ये लिक्विड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। लेकिन अगर हम लार्ज साइज का ट्यूब डालेंगे तो वहां लिक्विड राइज थोड़ा ना करेगा, वहां तो लिक्विड इसी लेवल तक रहेगा, इसी लेवल तक रहेगा। तो हमारा नॉलेज ये कहता है कि लिक्विड को इतना रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, इसी लेवल पे रहना चाहिए लिक्विड को, ठीक है। लेकिन वो तो कैपिलरी ट्यूब में क्या कर जाता है, वो राइज कर जाता है, ओके। तो चलो इसे थोड़ी देर के लिए कैपिलरी ट्यूब ही मान लीजिए। और वो राइज क्यों कर रहा है वही हमें समझना है। तो हमने यहाँ पे एक ट्यूब ये डाला, ठीक है। तो हम अभी ये मान करके चल रहे हैं कि अभी लिक्विड यहीं पे है और यहाँ पे एक मिनिस्कस बना रहा है। तो यहाँ पे मिनिस्कस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया, इसे मैंने सी बोल दिया। इस मिनिस्कस के जस्ट नीचे एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसे डी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है, इसे ए बोल दिया। प्लेन सरफेस के जस्ट नीचे एक पॉइंट है, इसे बी बोल दिया। लेकिन ये जो ए पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, दोनों आपस में है। मतलब ये सरफेस का टॉप, ए पॉइंट जो है सरफेस, ये जो है, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, इसका टॉप है, और ये सरफेस का नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है। लेकिन दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है ही नहीं।
तो जितना प्रेशर इस ए पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे भी होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो तो लिक्विड के कांटेक्ट में है। लेकिन सरफेस आपका क्या है, सरफेस आपका क्या है, ये प्लेन है सरफेस। तो इन दोनों पॉइंट में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, तभी तो ये प्लेन है। अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो वो इस तरीके से हो जाता है, ऐसे मिनिस्कस बनाने लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसे को मिनिस्कस बोला जाता है, वो मिनिस्कस बनाने लगता। लेकिन यहाँ पे कोई भी वो मिनिस्कस नहीं बना रहा है। इसका मतलब जितना ए पॉइंट पे प्रेशर है उतना ही बी पॉइंट पे भी प्रेशर है, क्योंकि ए पॉइंट जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो हमने कहा पी ए पी बी के बराबर है, लेकिन वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ए पॉइंट पे भी प्रेशर इतना है, बी पॉइंट पे भी प्रेशर इतना ही है। अब देखो, अगर हम यहां पे की बात करें तो यहां पे एक मिनिस्कस बन रहा है, तो ये ऊपर वाला सरफेस क्या है, कॉनकेव है, नीचे वाला क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव एंड में जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स एंड से ज्यादा होता है। कॉनकेव एंड में प्रेशर क्या होता है, कॉन्वेक्स एंड से ज्यादा होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉन्वेक्स एंड में प्रेशर कम होता है और कॉनकेव एंड में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो कॉनकेव एंड में जो प्रेशर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स एंड से कितना ज्यादा होता है। देखो, जब मैं इससे पहले वाला जो लेक्चर था आपका, ड्रॉप बबल का लेक्चर था ना, जैसे मान लो ये ड्रॉप है, ये पी इनसाइड है, ये पी आउटसाइड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पी इनसाइड होता है वो ग्रेटर होता है पी आउटसाइड थे। तो ये आपका कॉनकेव एंड है और ये आपका कॉन्वेक्स एंड है। तो ये जो कॉनकेव एंड में जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है कॉन्वेक्स एंड से। फिर इनमें जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी मैंने बताया था, वो क्या होता है, 2s/r होता है। ये डिफरेंस भी बताया था मैंने आपको। क्या बताया था कि जो ये जो कॉनकेव, बस देखो P इनसाइड ग्रेटर होगा P आउटसाइड, इस तरीके से मत याद रखिए। इसे याद रखने का तरीका ये है कि जो कॉनकेव एंड का जो प्रेशर रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा कॉन्वेक्स एंड से। कितना ग्रेटर होगा, ये कितना ग्रेटर होगा, 2s/r। मान लो अगर ये ग्रेटर है ना, और आपसे पूछता है भाई कॉनकेव एंड में कितना प्रेशर है ये बता दीजिए, तो आपको पता है ये ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, 2s/r ग्रेटर होगा। तो आपको मान लो कॉन्वेक्स एंड का अगर प्रेशर पता है, कॉन्वेक्स एंड का अगर प्रेशर पता है तो उसे लिखिए प्लस यहाँ पे 2s/r कर दीजिए, भाई इतना ही करना है, तो ये कॉनकेव एंड का प्रेशर निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे कोई कॉन्वेक्स एंड का प्रेशर पूछता है, कॉन्वेक्स एंड का प्रेशर पूछता है, तो ये जो कॉन्वेक्स एंड का प्रेशर होता है वो कम होता है। कितना कम होता है, 2s/r कम होता है। तो बस आपको क्या करना है, कॉनकेव एंड का प्रेशर लिखना है, कॉनकेव एंड का प्रेशर लिखिए, माइनस कर दीजिए 2s/r, बस इतना ही करना है। कॉनकेव एंड का निकालोगे तो यहाँ प्लस कर दीजिए, कॉन्वेक्स एंड का निकालोगे तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते थे ना, देखो ये P इनसाइड अगर है, इस वाले फॉर्मूले को देखिए, तो ये 2s/r प्लस P आउटसाइड। उसी तरीके से अगर आप P आउटसाइड निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, P इनसाइड माइनस 2s/r। समझ में आ रहा है। इनसाइड का मतलब है ये कॉनकेव एंड का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, किससे, आउट, इससे, ये कॉन्वेक्स एंड वाले से। ये कॉन्वेक्स एंड है इसीलिए यहाँ पे प्लस हो रखा है, और ये कॉन्वेक्स एंड वाला जो प्रेशर है, ये कॉन्वेक्स एंड वाला जो प्रेशर है वो कम रहता है कॉनकेव एंड से, इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। बस डिफरेंस ये 2s/r का ही डिफरेंस होता है, कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है, ये छोटी सी नॉलेज है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ऐसे करना। ठीक है, अब देखिए इतना हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मिनिस्कस बन रहा है, तो ये जो मिनिस्कस होता है ये एक ड्रॉप का ही तो पार्ट है। ऐसे ये मिनिस्कस है ना, मिनिस्कस ऐसे कर्व है, कर्वेचर। ठीक है, इस तरीके से एक कर्व बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस है। भाई ये कॉनकेव एंड है, ये कॉन्वेक्स एंड है। अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा C पॉइंट पे, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा प्रेशर एट D पॉइंट। इतना तो आपको पता है ना, प्रेशर एट C पॉइंट जो है प्रेशर एट D पॉइंट से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये आपका कॉनकेव एंड है, ये आपका कॉन्वेक्स एंड है। कॉनकेव एंड में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं, देखो यहाँ ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये भी आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, लेकिन ये ट्यूब जो होता है बहुत 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 पतला होता है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है। तो इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा तो रहा है, लेकिन जितना प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है उतना प्रेशर यहाँ पे नहीं लगाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, यहाँ पे इस वाली जगह में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर लगा रहा है प्रेशर, यहाँ पे भी लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर उतना ही लग रहा होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे नैरो ट्यूब है, ये बहुत नैरो ट्यूब है, तो एटमॉस्फेयर अच्छे से यहाँ पे प्रेशर नहीं लगा पा रहा होगा। लेकिन जो भी यहाँ पे प्रेशर होगा उससे थोड़ा कम प्रेशर यहाँ का होगा। ये कॉन्वेक्स एंड है, यहाँ पे का प्रेशर क्या होगा, D एंड का प्रेशर कम होगा। तो इतना हमें समझ में आ गया, यहाँ पे का प्रेशर कम है और उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे का है, और यहाँ पे का तो ज्यादा ही है। ठीक है, ये ज्यादा है और ये दोनों के दोनों बराबर है, मतलब ये A और B तो बराबर है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ।
लेकिन यहां पे जो भी प्रेशर होगा उससे कम यहां पे का प्रेशर होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इस एंड में प्रेशर है। तो जो लिक्विड जो फ्लो करता है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो लिक्विड क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर फ्लो करेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ क्या कहता है बच्चों, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पे मैं एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो सेम लाइन पे सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे भी होना चाहिए। तो यहां पे तो है नहीं ऐसा, यहां पे तो आपका पास्कल लॉ का वायलेशन हो रहा है। तो पास्कल लॉ का वायलेशन ना हो उसके लिए ये लिक्विड क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, जैसे यहां राइज कर रहा है। तो लिक्विड जो होता है आपका, मैंने बर्नौलीज थ्योरम में आपको बताया था कि लिक्विड जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो यहां प्रेशर क्या है, यहां पे तो सेम है। तो यहां बी पॉइंट पे और यहां प्रेशर हाई है, यहां प्रेशर क्या है, लो है। तो लिक्विड क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, ऊपर की तरफ ऐसे मूव करने लग गया लिक्विड। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो अभी यहां पे भी क्या है, ये आपका मेनिस्कस है। ठीक है, तो यहां पे भी कॉनकेव एंड है, यहां पे भी कॉन्वेक्स एंड है। तो यहां पे का जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, वो जब इस यहां पे के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो तब ये ऊपर मूव करना बंद कर देता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। एक्चुअल चीज यही है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे आपको बुक के ही अकॉर्डिंग समझाने वाला, जैसा आपका बुक आपको समझा रहा है। ठीक है, देखिए जो लिक्विड जो राइज कर रहा है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से राइज कर रहा है। यहां पे का प्रेशर, यहां पे का प्रेशर, ये सेम लेवल पे है ना, एक ही लेवल पे है ये। ठीक है, सेम लेवल पे ये दो पॉइंट हमने ले रखे हैं। यहां पे का प्रेशर ज्यादा है, यहां पे का प्रेशर कम है। तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, तो लिक्विड क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो यहां लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करने लग जाएगा, ऐसे राइज करेगा। ठीक है, ऐसे राइज कर जा रहा है। देन वो राइज इसलिए कर रहा है ताकि यहां पे का प्रेशर यहां पे का प्रेशर सेम हो जाए। जैसे यहां पे का सेम नहीं था तो ऊपर राइज कर गया, तो अब क्या होगा, वो यहां पे का और यहां पे का प्रेशर सेम हो जाएगा। फिर इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहां पे क्या प्रेशर होने वाला है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले ये जो प्रेशर एट सी था वो ग्रेटर था प्रेशर एट डी। प्रेशर एट ए बी ग्रेटर होगा प्रेशर एट डी, प्रेशर एट बी भी ग्रेटर होगा प्रेशर एट डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये लिक्विड इतना राइज करने के बाद अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट में, जिसे मैं ई पॉइंट कह रहा हूं, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहां पे भी होगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे है। यहां पे अब जो है आपका जो पास्कल लॉ है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। वायलेशन ना हो इसीलिए लिक्विड ऊपर राइज कर गया। ठीक है, तो प्रेशर एट ई अब प्रेशर एट बी क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर इन इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट ई विल बी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट बी होगा। अब देखो प्रेशर एट बी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये भी प्रेशर एट ए के बराबर तो था, यहां ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था, यहां पे तो प्लेन सरफेस था ना, जितना प्रेशर यहां पे था उतना ही प्रेशर यहां पे था। ठीक है, तो यहां पे का जो प्रेशर है एक्चुअल में, जो बी पॉइंट में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर है। लेकिन अभी हमें इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये लिक्विड कॉलम है, इसके ऊपर ये लिक्विड कॉलम है। तो हम यहां पे लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर एट ई जो होगा आपका, देखो बच्चों, एक तो होगा ये वाला h हाइट है ना, तो एक तो होगा h रो जी। लेकिन अभी हमें यहां पे प्लस भी करना है। क्या प्लस करना है अभी बताता हूं। देखो यहां पे ये मेनिस्कस दिख रहा है आपको, तो यहां पे भी एक प्रेशर है, यहां पे भी एक प्रेशर है। समझ में आ रहा है ना, यहां पे भी प्रेशर है, यहां पे भी प्रेशर है। ये कॉनकेव एंड है, ये कॉन्वेक्स एंड है। तो नीचे का जो प्रेशर होगा ना, यहां पे का जस्ट जो यहां पे जो प्रेशर है वो भी तो नीचे ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो ये जो नीचे का जो प्रेशर होगा ये कॉन्वेक्स एंड है, तो यहां पे का जो प्रेशर होता है वो कॉनकेव एंड से कम होगा। कितना कम होगा, 2s/r। तो यहां पे का प्रेशर P है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कितना है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। एक्चुअल में मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहां पे का प्रेशर तो एटमॉस्फेयर के बराबर है, पर ये एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं था, इसीलिए तो ऊपर राइज कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये तब तक राइज करता गया जब तक यहां भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, इतना राइज किया हो। ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर है वो P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे मैंने यहां पे ये P मान रखा था, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन ये जो कॉन्वेक्स एंड है ये थोड़ा यहां पे का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स जो एंड होता है वहां का जो प्रेशर होता है वो कॉनकेव एंड से 2s/r इतना कम होता है। तो ये आपका ये जो कॉनकेव एंड है यहां का प्रेशर है P - 2s/r, तो ये यहां ट्रांसमिट हो रहा होगा, इस ई पॉइंट में ट्रांसमिट हो रहा होगा। h रो जी तो है ही,
एच रो जी तो है ही ई पॉइंट पे जो प्रेशर है, लेकिन ये भी है पी माइनस टू एस बाई आर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे हम पी माइनस टू एस बाई आर भी लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो प्रेशर एट ई तो ये हो गया, और दूसरा प्रेशर एट बी कितना है, प्रेशर एट बी जो है ये पी है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्विलिब्रियम में ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ई और बी पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए बस। तो मैं इसे लिख रहा हूं पहले, एच रो जी प्लस पी माइनस टू एस बाय आर विल बी इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच रो जी क्या किसके बराबर हो गया, टू एस बाई आर के इक्वल हो गया। तो फाइनली आप एच इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, टू एस डिवाइडेड बाय आर रो जी, ठीक है। समझ में आया इतना। देखो एक एक्सप्रेशन ये भी है आपका, एक एक्सप्रेशन ये भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर ये जो आपका मिनिस्कस था इसका रेडियस है। इस मिनिस्कस का जो भी रेडियस होगा ना, ये जो कर्वेचर है इसका जो रेडियस होगा वो है कैपिटल आर। लेकिन ये तो आपका मिनिस्कस का रेडियस है, लेकिन यहाँ पे ट्यूब का रेडियस भी है। तो ट्यूब का रेडियस और मिनिस्कस रेडियस में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, तो पहले मैं वो बता देता हूं आपको। देखो यहां पे बता देता हूं, ये जो आर होता है ये क्या है, आपका मिनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू होता है आपका आर अपॉन कॉस थीटा। इस वैल्यू को लर्न कर लीजिए, अभी बताता हूं ये रिलेशन आया कहां से, कि आर इज इक्वल टू आर, ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा क्या है, आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अभी इस फॉर्मूले में हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाय एस, क्या सरफेस टेंशन है, आर की जगह में क्या आ जाएगा, आर अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, ये रो इंटू जी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ये भी आपका, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसे नॉलेज में रखिए। और आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा होता है, इसे भी नॉलेज में रखिए। ये स्मॉल आर क्या है, आपका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। कैपिटल आर क्या है, आपका मिनिस्कस का रेडियस है, वो जो कर्वेचर था, ठीक है। ये जिस कर्वेचर का पार्ट है, मतलब जिस भी स्पेयर का ये पार्ट है। अब देखिए सबसे पहले ये आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा कहां से आया, ये मैं आपको समझा देता हूं कि ये आया कहां से है। देखिए इसे समझते हैं। देखो जैसे आपका ये ट्यूब था, ये आपका ट्यूब है ना, ठीक है। तो देखो यहां पे ये क्या बन रखा था, ये मिनिस्कस बन रखा था, यहां पे ये मिनिस्कस है ना। तो चलो ये आपका ये मिनिस्कस बना हुआ था, ठीक है, ठीक है। यहां नीचे क्या है, लिक्विड है, जैसे यहां लिक्विड है, नीचे लिक्विड है। तो यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाते हैं, ये लिक्विड का सरफेस है, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और यहां पे ये सॉलिड का जो सरफेस है ना, इस ग्लास का जो सरफेस है लिक्विड के अंदर, यहां लिक्विड है ना, ये वाला जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस हम ये कह सकते हैं कि इस ड्रॉप का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे इसका सेंटर यहां पे होगा, इसका सेंटर यहां पे होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, कैपिटल आर। ये आपका क्या है, रेडियस है, कैपिटल आर। अब देखो यहां पे अभी हमें ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का रेडियस भी निकालना है। तो ट्यूब का रेडियस ऐसे होगा, देखो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं ट्यूब का रेडियस है, ये आपका ट्यूब का रेडियस है। तो ट्यूब का रेडियस कुछ यहां पे होगा, देखो यहां पे होगा ट्यूब का रेडियस, ये वाला। यहां पे आपका ये ट्यूब का रेडियस है, ये वाला, ये आपका ट्यूब का रेडियस है आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर दीजिए। और यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसी की हमें जरूरत है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो यहां पे क्लियर साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसे अच्छे से बना देता हूं इसे। यहां पे आपका ये मिनिस्कस था, ये आपका मिनिस्कस था। यहां पे आपका ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट था थीटा, ठीक है। तो यहां पे ये आपका स्मॉल आर था, और यहां पे इसका सेंटर ये था, ये इसका सेंटर था। मतलब जब मैं यहाँ पे ये इस सर्कल, ये एक स्फीयर एक ड्रॉप कंप्लीट करूंगा, तो उसका ये सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो मिनिस्कस है उसका रेडियस है, ये वाला कैपिटल आर। ये स्मॉल आर किसका रेडियस है, ये वाला रेडियस। ये जो आपका ये जो ट्यूब है उसका रेडियस है, ठीक है, स्मॉल आर इस ट्यूब का रेडियस है। तो यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझिए, देखो ये वाला जो लाइन है, ये जो ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90। तो ये आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो होगा, इतना वाला, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो ये आपकी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पता होगा ना आपको। ये जो टेंजेंट है
इस सरफेस पे टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस में भी आपस में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ऐसे ऐसे समझिए, ये है ना। तो बच्चों ये तो 90 माइनस थीटा था, तो ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा ही तो होगा। ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये पूरा अगर 90 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा बच्चों, ये थीटा होगा। समझ में आ रहा है। तो ये थीटा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, आर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये कैपिटल आर था ना, ये कैपिटल आर था, तो इसी की जगह में तो हमने ये आर अपॉन कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो यहीं से हमें मिला है आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पुट कर दिया, आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आपका एक्यूट है, एंगल जैसे वाटर और ये कैपिलरी ट्यूब के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट है तो एच का वैल्यू आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज वो किस केस में आता है, अगर यहाँ पे ये लिक्विड अगर मर्करी होगा तो देन एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आता है, ऑब्ट्यूज आता है। तो ऑब्ट्यूज के केस में क्या होता है, ये कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, तो एच की वैल्यू भी हमें नेगेटिव मिलेगी। उस वाले केस में लिक्विड क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें नॉलेज में रखनी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये टॉपिक। इससे रिलेटेड वैसे एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल भी नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में खुद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, कहीं पे भी न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब। ठीक है, नहीं तो मैं न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, वैसे बुक्स में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।